चल चल रहा है। केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। यही बचा है ना, एक क्वेश्चन बचा है एक्सेल गुड्स का यूनिट 2 का। अच्छा जो भी है 2.26 ओके। केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। इफ यू रिमेम्बर, जो लोग एसवाईटीसी जिन लोग का हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम का एक चैप्टर था, वो नहीं याद होगा तो थोड़ा सा तो धुंधला धुंधला तो होगा। हाँ तो उसमें ना राइट्स था, राइट टू चूज था। मतलब कंज्यूमर का राइट है कि वो उसके हिसाब से चूज करे, सिलेक्ट करे गुड्स को। वो जिधर राइट है उधर वो ड्यूटी भी है कि अगर वो गलत चूज करे तो वो खुद ही भुगतेगा सर। और ये बात लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि इसमें बायर के साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन बायर खुद भी सिलेक्ट करेगा और फिर बाद में सेलर को रिस्पॉन्सिबल पकड़ेगा, दैट इज नॉट अलाउड। बुद्धि में जा रहे हैं तो इसके एक्सेप्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सेलर को माफ कर देंगे, पूरा बायर को निचोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। और ये है कि भाई बायर के हिसाब से क्या सूटेबल है देखने का काम बायर का है, सेलर का नहीं है। बायर के हिसाब से क्या सूटेबल है गुड्स, ये सिलेक्ट करने का काम, ये चूज करने का काम बायर का है, सेलर का नहीं है। बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन, seller is not responsible. Secondly, seller is not bound to disclose any normal defects in the goods. इंस्टीट्यूट ने यही वर्ड यूज किया इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा। एक्चुअली डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल, कभी कोई सेलर देखा है जो बोलता है कि भाई ये गुड्स खराब है, अपने गुड्स को कभी वो खराब बोलते हैं। रिटेलर समझो, रिटेलर तो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो वो बोलता है कि ये अच्छा है, ये और अच्छा है। यूजुअली कोई अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा एकदम खास दोस्त हो जो बोले तो, अदरवाइज नहीं बोलता। अदरवाइज वो बोलता है ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। और तुमको प्रीमियम चाहिए तो ये लो, तुमको बजट कम है तो ये वाला फर्क दे। समझ में आ रहा है ना? जो भी कुछ है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेक्ट करने की। हाँ, बायर को समझ में नहीं आता तो सेलर को पूछो। अगर सेलर कोई स्टेटमेंट करे, उस पर भरोसा करके बायर परचेज करे और वो वैसा ना निकले तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर फ्रॉड हो जाता है, और ये इसके एक्सेप्शन में भी आता है। तो अगर तुमको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वो सेलर से पूछ लो। लॉ ये नहीं बोल रहा कि पूछोगे तो सेलर नहीं बता सकता, सामने से सेलर लिमिटेशन नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। और यूजुअली एटलीस्ट बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के ऊपर नहीं है, वो देखना किसका काम है, बायर। समझ रहे? पक्का? हाँ बोलना। और सेलर नहीं बोला, लेकिन उसको बोलना चाहिए, तब तो फ्रॉड हो गया। हाँ, बोलना चाहिए तो फ्रॉड हो रहा है, रीजनेबली फिट होने चाहिए। अब यहाँ पे ना एक्चुअली डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सर आपने क्यों लिखा? क्योंकि मॉडल भी है। यहाँ पे एक्चुअली डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव गुड सेलर ने बेचने ही नहीं चाहिए। तो डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे ऐसे डिफेक्ट नहीं लेना चाहिए, डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे लिमिटेशंस लेना चाहिए। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ होता है ना कि इसका कैमरा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब डिफेक्टिव नहीं है, चल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। या किसी का कैमरा अच्छा है तो भाई रैम में या बैटरी में इशू है, सर सब अच्छा है तो उसका प्राइस जबरदस्त रहेगा, तो हम लोग सबको अफोर्ड नहीं होगा। और कुछ ना कुछ तो लूप होल रख ही देते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि सिर्फ अगर सपोज वन प्लस है या सैमसंग है, कोई भी अगर एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ दे दे तो दूसरा प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा। बुद्धि में जा रहा है ना? तो हर ब्रांड में कुछ ना कुछ, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरर शॉर्टकमिंग्स रखता ही है, लिमिटेशंस। सेलर को यह बताना उसका काम नहीं है, इसीलिए तो हम लोग दुकान से नहीं खरीदते मोबाइल वगैरह, हम पहले यूट्यूब पे चेक करते हैं। और वो ऐसा होना भी चाहिए, न्यूट्रल पर्सन है तो न्यूट्रल पर्सन तो मुंह पे बोल सकता है कि ये अच्छा नहीं है टीवी, वो अच्छा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें। हाँ, टेक्निकल गुरुजी हो या और कोई रंजीत हो, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा बोल, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू कर। व्हाटएवर,
उसकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रल। अदरवाइज हम सेलर की सुनते हैं, लेकिन सेलर पार्शियली बोल सकता है, सेलर गुड साइड भी नहीं बोल रहा उसको रोकने के लिए। ये देखना तुम्हारा काम है कि तुम्हारे हिसाब से गुड सूटेबल है या नहीं, और वो बराबर भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो तुम्हारा आईफोन नहीं चलेगा, 13 भी नहीं चलेगा, 13 प्रो भी नहीं चलेगा, और वो कौन सा टॉप मोस्ट मॉडल प्रो मैक्स व्हाटएवर, वो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे वो उसके लिए नहीं बना है। तो सेलर यही बोलेगा कि इसका बेस्ट कैमरा है, कहीं पर भी यूज करो। बट व्हेन ही से कहीं पर भी यूज करो, उसका मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं होता, नॉर्मल यूसेज होता है। अगर तुम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाओगे तो वो डीएसएलआर भी नहीं चलेगा, खाली डीएसएलआर उसके साथ लेंसेज वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो फोटोज जस्टिफाई हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो क्या लगेगा पता नहीं, कुछ भी दिखा वाइल्ड लाइफ के नाम पे, ऐसा तो अलग बात है, आईफोन से नहीं आएगा। बुद्धि में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। Buyer is responsible for bad selection. Seller is not responsible. But obviously, goods should be reasonably fit. तो उसका क्वेश्चन करेक्ट है, मुझे भी ये नहीं समझ में आया डिफेक्टिव, पर ये मेरा लाइन नहीं है। मैं होता तो मैं इसके जगह पे लिखता शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स मतलब लिमिटेशंस, कुछ छोटा मोटा कम ज्यादा, उसको डिफेक्ट नहीं बोल सकते। डिफेक्ट का मतलब ये कि कैमरा ही नहीं चल रहा है, ये तो डिफेक्ट है, इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एसी लिया है लेकिन एसी काम ही नहीं कर रहा है, प्रॉपर डिफेक्ट है। लेकिन उतना ज्यादा कूलिंग नहीं देता जितना देना चाहिए, समझ रहे हो ना? या टीवी का उतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, मेरे टीवी में जितना है उसके अपना तेरे टीवी में नहीं है, तेरे टीवी में जितना साउंड है वो मेरे टीवी में नहीं है। ये अपना अपना यूसेज है, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? रूल खत्म, केवी रेंडर खत्म। अब बड़ा चढ़ा के उन्होंने दिया वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका एग्जाम्पल है जो थोड़ा विचित्र है, लेकिन सही है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। थोड़ा हजम होने के लिए डिफिकल्ट है, पढ़ लो, फिर भी पढ़ लो। पिग वाला ये क्या? हाँ ये लिखे क्यों, मतलब इसे पेज पे क्यों? पेज पे बुक मिल नहीं रहा है। तो बाद में मिल जाएगा ना घर पे। नहीं, हाँ मिलेगा। अच्छा मिलेगा ही नहीं, इसको पता है ढूंढ लिया है। अगर मिलने वाला है तो इसका फोटो निकाल ले बाद में ले, ये किधर या घूम जाएगा। मैंने बोला है कि कंपलसरी लिखना चाहिए, होना चाहिए तुम्हारे पास, और वो भी ये दिया है मॉड्यूल में, तो क्यों अननेसेसरी पेपर वेस्ट कर रहे हो 2 बार लिखने का? ये होना चाहिए तुम्हारे पास, लिखना जरूरी नहीं है, बाद में लिख लो घर पे जाते। Seller is not responsible for bad selection. Seller is not bound to disclose any defect. अब तो थोड़ा विचित्र है वो एग्जांपल, लेकिन वो रियल केस हुई थी, और उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये निकला कि भाई इधर केविएट रेंटर रूल अप्लाई होगा। तुम जज होते तो शायद तुम बोलते नहीं ये तो बेसिक क्वालिटी मिस हो रहा है, लेकिन ये कोर्ट के मर्जी के ऊपर है। कोर्ट को ऐसा लगा कि ये केविएट रेंटर यहाँ पे अप्लाई होगा, तो सेलर को बताने की जरूरत नहीं है, पिक्स तो दे ही रहा है, पिक्स ही चाहिए ना तुमको। तो इधर ना बायर का ड्यूटी है चेक करने का। अगर बायर पूछता ना कि ये बराबर है या नहीं, और सेलर हाँ बोलता, मतलब मेडिकल कंडीशन वगैरह सब परफेक्ट है और सेलर हाँ बोलता, फिर तो फ्रॉड होता। अब फ्रॉड में किधर भी है ना, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट किया तो फ्रॉड है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। उसमें था ड्यूटी टू स्पीक और नहीं स्पीका तो फ्रॉड है, इधर ड्यूटी टू स्पीक नहीं है। समझ में आया? याद आया कुछ? सेक्शन 17 फ्रॉड यूनिट 3 अभी वही आएगा ना। करेक्ट, हाँ तो वो तो फ्रॉड होता है ना, तो बिल्कुल तो वो केविएट में नहीं आता, बिल्कुल। तो इसके एक्सेप्शन में आता, फ्रॉड भी आ सकता है, फ्रॉड भी आ सकता है। तो सर हम क्या लिखेंगे? तो तुम दोनों लिखो, तुमको ऐसा लगे कि ये
नहीं नहीं, दोनों लिखो मतलब इसके एक्सेप्शन में, इसके एक्सेप्शन में इसका उल्टा होगा, लेट द सेलर बीवेयर, समझा ना? जैसे इसमें एक एक्सेप्शन है जो तुमने बोला भाई कि इफ बायर रिलायज ऑन सेलर्स जजमेंट और स्किल्स। अब हमको नहीं समझ में आता, कल मैं फर्नीचर देखने गया था, हमको नहीं समझ में आता कौन सा प्लाई अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, और हमको डिटेल में रिसर्च नहीं करना है, मेरा काम नहीं है वो, और मुझे करना भी नहीं है। अब फोन भी होता है, कुछ टेक्निकल पार्ट होता है, टीवी कौन सा लेना है ये होता तो मैं इंटरेस्ट से देख भी लेता, प्लाई कौन सा लेने का हमको नहीं समझ में आता। 18 mm चाहिए, 12 mm चाहिए, 14 mm चाहिए, वो सब मगज में हमको नहीं चाहिए। तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से कौन सा अच्छा है, समझ में आया? तो आई रिलाई ऑन सेलर जजमेंट। अच्छा, सेलर ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं, आप डिसाइड करो, सेलर ने बोला कि मेरे हिसाब से परफेक्ट है, आप लेके जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरी गारंटी। अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल? तो ये बहुत कुछ सिखाता है एक्चुअली इन रियल लाइफ, कि अगर तुमको श्योर नहीं हो तुम यूसेज के लिए कि भाई ये चलेगा नहीं, तो बेटर यू आस्क द सेलर कि भाई हमको बताओ कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि पूछना पड़ता है, हम 40 क्वेश्चन पूछते हो। नहीं तो मेरी वाइफ तो जान खाती है, मैंने बोला थोड़ा तो भरोसा करो सामने वाले पे। नहीं तू चुप रहे, तेरे को कुछ वो तो है ही, तो नॉर्मल डायलॉग है। देखो अंकल ऐसा है, फिर अंकल मुझे बाकी नहीं करनी अंकल, इनको संभालो। मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा उसमें, लेकिन ये टूटेगा नहीं, और टूटने वाला है, चलो बोलेगा तो हाँ टूटेगा, 6 महीने में टूटेगा। समझो ना बात को, सेलर नहीं बताता, कोई सेलर बताता है क्या ये खराब है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और ये तो और भी अच्छा है, सेलर कभी नहीं बोलता। अगर सेलर बोले ना कि 40 रुपए की चीज 60 रुपए की चीज से अच्छी है, तो समझो कि 40 रुपए पे उसके ज्यादा मार्जिन मिलता है। जरूरी नहीं है कि एमआरपी ज्यादा मतलब मार्जिन ज्यादा, नहीं समझा? सैमसंग का मशीन महंगा रहेगा, वर्लपूल का मशीन सस्ता रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो डीलर होगा वो क्या बोलेगा, बोलना चाहिए अपने हिसाब से कि सैमसंग का ले लो। सैमसंग का 25,000, मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं पता मशीन का, सैमसंग का 25,000 का है, इसका तो 22,000 का है, तो आप 25 का ले लो, मुझे ज्यादा मिलने वाला। वो बोलते हैं वहां 22 का ले लो, तो तुम खुश होते हुए सुन के, अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, और ये तो बोलेगा वो खुद की तारीफ करेगा। देखो मैं होता, मैं आपको बोल सकता था 25 वाला लो, लेकिन मुझे पता है क्या बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ वो डायलॉग मारते हैं, तो आप 22 का लो आपके हिसाब से, वही सही रहेगा। देखो मुझे तो कमाना है, मैं होता तो ये बोल देता, लेकिन हमको सर कुछ रिलेशन भी, अगर आप कल को उठ के आपको अच्छा लगे तो आप किसी और को बोलोगे, तो पूरा तुमको बाटली में उतार देता है, और तुम भी खुश कि देख हमको 25 देने वाले थे हम सैमसंग का, उसने 22 का, अरे पागल उसको 22 पे ज्यादा मार्जिन मिलता है, उसको मार्जिन से लेना देना है, वो कंपनी नहीं है, वो तो डीलर है, रिटेलर है, तो उसको 22 पे वर्लपूल ज्यादा मार्जिन देता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्यों देगा? क्योंकि सैमसंग तो वैसे भी चलेगा, सैमसंग वीवो वगैरह फोन चलने कैसे लगे, रिटेलर को ज्यादा मार्जिन दिया उसकी वजह से, अब ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन जब नए आए थे तो कोई ले नहीं रहा था, तो अचानक ब्रांड कैसे बना, कुछ बहुत अच्छा क्वालिटी दिया ये बात नहीं है, एक तो प्राइस लो रखा, ऊपर से रिटेलर को ज्यादा मार्जिन दिया। तो जो ऑफलाइन मार्केट में अंकल लोग जाते हैं उनको रिटेलर ने पूरा मतलब बाटली में उतार ही दिया कि नहीं यही लो, ये उल्टा सस्ता भी और अच्छा भी है। ऐसा करते करते तो उसको मार्जिन बहुत ज्यादा देते थे रिटेलर्स को, ये कंफर्म न्यूज है, मुझे जो पता है मैं कंफर्म चीजें बोल रहा हूँ। आप 25,000 8,000 वो अमाउंट छोड़ो, बिल्कुल ज्यादा मार्जिन मिलता है। और इसलिए वो वर्लपूल या पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वर्लपूल खराब है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सैमसंग बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम तुम्हारे हिसाब से डिसाइड करो। इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रल वीडियोस देख के ओपिनियन फ्रेम करो, रिटेलर तो फ्लूक नहीं बैठा, लेकिन उसको लॉ ने भी सपोर्ट किया है, लॉ भी यही बोलता है कि भाई लेट द बायर बीवेयर, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल वाले ब्रांडेड गुड्स को दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने क्लियरली दिया है कि ये रूल ब्रांडेड गुड्स को अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस में चेक करो, ब्रांडेड गुड्स के अपने रूल्स होते हैं। नॉर्मल अदर देन ब्रांडेड गुड्स, ताड़पत्री ले लिया, ताड़पत्री क्या सर एग्जांपल है, अभी ये मुझे सामने दिखी इसलिए मैंने ताड़पत्री बोला। बेंचेस ले लिए, छोटे मोटे जो भी चीजें ले ली, फर्नीचर ले लिया, ब्रांडेड नहीं है,
जरूरी थोड़ी हर चीज ब्रांडेड ही हो हम लेते हैं। पेटेंटेड गुड्स होते हैं ना, सैमसंग वगैरह, एलजी वगैरह, इसको वैसे भी केवीएट पर अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? पिक्स का एग्जांपल है, वो थोड़ी ब्रांडेड है। कुछ समझ में आया? तो सर ब्रांडेड गुड्स में पूरा सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ब्रांडेड गुड्स में डॉक्ट्राइन या रूल अप्लाई नहीं, उसमें थोड़ा टोटल अलग कैलकुलेशन है। और भी कुछ एक्सेप्शन है, देखो, ए बायर रिलाइज ऑन सेलर जजमेंट। मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ, एक्सेप्शन इधर उधर हो गए। हाँ बोलना। एग्जाम्पल है, हाँ बस अगर वो नहीं बोलेगा तो ये कोर्ट, इट वाज हेल्ड मतलब ये कोर्ट का जजमेंट के गुड्स सेलर को जिम्मेदारी नहीं है, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफेक्ट। ये असम्पशन नहीं करते कि अगर दे रहे हैं कोई हेल्दी होंगे वही वो सेलर बेच रहा है। खाने की चीज ले रहे तो हेल्दी होनी चाहिए, नहीं समझा? पिग्स थोड़ी खाने के लिए ले रहे हैं, पिग्स तो नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हैं। सॉरी, आई मीन समझो बात को। तो जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं उसके लिए ठीक है, बस थोड़े खराब हो गए, अभी हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ। अब तुम डॉग लेते हो, वो लैब्राडोर वगैरह, थोड़ा तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, हो सकता है। लेकिन आपने फ्रॉड में बोला था कि अगर सेलर को मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज कर देता और उसने नहीं किया, अगर वो कर देता तो बायर उसका डिसीजन चेंज कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया तो फ्रॉड। और ये तो साइलेंस है ना, फ्रॉड में। अगर वो बोल देता कि ड्यूटी टू स्पीक में देख कितना एक्सेप्शन है, उसमें ये नहीं आता। लेकिन अगर सर वो बोल देता कि फिक्स बीमार है तो सामने वाला नहीं लेता। नहीं लेता, हाँ। बराबर है, पर उसने ये नहीं बोला कि फिक्स ठीक है, उसने ये बोला था कि फिक्स मेडिकली फिट है, तो फ्रॉड होता, 100% फ्रॉड होता। और वो तो केवी टेंडर के एक्सेप्शंस में भी आता, क्योंकि अगर सेलर कुछ डिस्क्रिप्शन देता है, अगर तुमको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में ही करवाया था, तो ओरिजिनल गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। लेकिन सेलर ने कुछ भी नहीं बोला ना, तो गलती बायर की भी है ना, बायर की है गलती। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल बायर। जब तुम परचेज करते हो तो मैं बेसिक क्वेश्चन सारे पूछ लेता हूँ, छोटी मोटी चीज होती तो छोड़ देते रहे हम लोग, पता चल जाता है। सर यहाँ पे तो नॉर्मली कोई भी अज्यूम करेगा ना कि फिश सेलिंग तो वो हेल्दी होंगे, वरना फिर बायर थोड़ी पूछेगा कि ये फिश हेल्दी है। नहीं है ना रिस्पॉन्सिबल, छोटा मोटा कुछ ना कुछ बीमारी होता रहता है। सर मतलब अब ये तो नहीं पता सेलर को कि वो मर जाएंगे, अब हमको भी नहीं पता कि रियल केस में क्या सिचुएशन थी, सेलर को भी नहीं पता था कि वो मर जाएंगे, छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, ये भी जरूरी नहीं कि सेलर को पता हो। तो हमको रिलेटेड केस आया तो बोल देना, लेकिन सर एग्जामिनर को अलग एक्सपेक्ट होगा तो उसकी गलती है, हमने तो यही लिया ना, हमने तो केवी टेंडर देखे थे देने का कि सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन, लेकिन वो फ्रॉड है ना, फ्रॉड उसमें देख लेना, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड के एक्सेप्शन है, मतलब जहां पे ड्यूटी टू स्पीक है वहां बोलना जरूरी है, लेकिन उसमें ये नहीं आता, उसमें इंश्योरेंस आता है, उसमें प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें मैरिज आता है, उसमें पार्टीशन आता है, मैरिज सेटल सॉरी फैमिली सेटलमेंट अरेंजमेंट, इन सारे मैरिज के केस में, इन सारे केसेस में देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, सामने से, सामने वाला पूछे या ना पूछे, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बोला तो उसमें सेलर की क्या गलती? कोई गलती। तो मतलब केवीएट टेंडर मतलब डिफेक्ट वाले गुड्स बेचो, बायर को पूछना चाहिए ठीक है। हाँ हाँ, पर एक उधर वो भी पॉइंट है कि गुड्स शुड बी रीजनेबली फिट। तो फोन ब्लास्ट हो गया तो क्या कर सकते, या तुमने लगाया वो चीज एकदम इमीडिएटली फोड़ दे तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल, उसके ऑब्वियसली सेलर मर्चेंटेबल होने चाहिए वैसे, तो वो दिया एक्सेप्शन में। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि सब कुछ तो दिया है, एक्सेप्शंस कितने सारे दिए, एक दो नहीं है। गुड्स मर्चेंटेबल होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए, सैंपल से मैच होना चाहिए, दोनों दिए तो दोनों से मैच होना चाहिए। सेलर के जजमेंट के ऊपर भरोसा करके बायर परचेज करे और गुड्स खराब निकले तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तो सेलर को भी अटका है।
लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पूरा भी तो ये तो सेलर कोई बनेगा ही नहीं। सर अगर सेलर की मिस्टेक इनोसेंट है तो उसको डैमेजेस नहीं मिलेगी ना, बिकॉज़ वो मिस्टेक नहीं बोलेगा उसको, मिस रिप्रेजेंटेशन बोल, हाँ तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर तो नहीं है। क्यों हो सकता है? अब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का ही होता है ना, तो हम कैसे आंसर लिखेंगे? बात क्लियर कर लेते हैं। गुड्स अगर दिख रहा है गुड्स है, पहले तो केवीए टेम्पटर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज ए जनरल एक्ट एंड स्पेशल एक्ट, स्पेशल चीज के बारे में स्पेशल एक्ट कंसिडर करने का, जनरल सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ गुड्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट तो सर्विस वगैरह सबके लिए आता है, फ्लैट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बार्टर एक्सचेंज के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल एक्ट है। तो सर हम फ्रॉड वाला लिखे या केवीए टेम्पटर वाला लिखे, ऐसा सिचुएशन है तो मतलब समझो आगे आंसर केवीए टेम्पटर के दोनों तो चलेगा। हाँ क्या प्रॉब्लम है, हमको तो दोनों है ना सिलेबस में, तो हमको दोनों लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? अब मैंने भी एग्जांपल दिए, वहां पे दोनों एग्जांपल हो सकते कि सेलर रिलायज ऑन बायर रिलायज ऑन सेलर जजमेंट का मतलब क्या है? सेलर ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा ना, तो तुमने उसके ऊपर भरोसा करके लिया ना, और बाद में वो खराब निकला। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो केवीए टेम्पटर का एक्सेप्शन है, दूसरी बात फ्रॉड है, बराबर ना? तो दोनों चलेगा, मैं होता दोनों लिखता, तुमको देना है उसके मार्क्स दो, दोनों सही है, बट एक मत लिखना, दोनों लिखना। मेक श्योर कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल सेल ऑफ गुड्स टैग नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब पढ़ लो एक एक एक्सेप्शंस। अच्छा इतना डिटेल में जाना है नहीं रे, मर्चेंटेबल क्वालिटी का एक्सेप्शन है, पेटेंट और ब्रांड नेम को अप्लाई नहीं होता, डिस्क्रिप्शन तुमको पता है, सैंपल पता है, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूसेज का एक एग्जांपल दिया है लेकिन वो फालतू से एग्जांपल है, कुछ है नहीं, पढ़ लो। एंड लास्ट इज सेलर एक्टिवली कंसील्स डिफेक्ट। देख तेरा जवाब मिला, एक्टिवली कंसील्स मतलब जानबूझ के छुपाया, मतलब गाड़ी टूटी हुई है पतरा तो उसके ऊपर बस कोटिंग करके रख दिया, पेंट करके रख दिया ताकि पता ना चले अंदर का पतरा पूरा सड़ा हुआ है, ये तो गलत है ना, तो फ्रॉड ही है ना। और वो भी उसमें क्या रहता है, केवीए टेम्पटर का मतलब क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था, अगर डिफेक्ट पेटेंट है मतलब इजीली विजिबल है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर डिफेक्ट अंदर है जो इजीली दिख सकता नहीं है तो उसके लिए वैसे भी सेलर रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस है ना, तुम जज हो तो तुम क्या बोलोगे कि बाहर तुमको देखना चाहिए था, देखा पूरी बॉडी पूरी चेसी चेक कर ली हमने, कुछ नहीं था। अब थोड़ा चलने के बाद वो 2-3 महीने के बाद पता चला कि अंदर ऊपर बस कोटिंग लगा था, अंदर पूरा पतरा सड़ गया था। अभी हमको कैसे पता चलेगा बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन? बिल्कुल 110% इसमें किसकी गलती है? चलो इसमें थोड़ी बाहर का क्या गलती है, कोई गलती नहीं। क्लियर है? पढ़ लो सारे पॉइंट्स कि 8 एक्सेप्शंस कवर करने के, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ दे आस्क यू एंटायर केवीए टेम्पटर का क्वेश्चन, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। कैसे करोगे? इतना लिखो बहुत हो गया मीन रूल, एक एग्जांपल दे सकते हो, उसके बाद सीधा एक्सेप्शंस में जाने का, और एक्सेप्शंस भी पागल की तरह पूरे नहीं लिखने। फर्स्ट एक्सेप्शन मैंने अभी तक कवर नहीं किया, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे पढ़ लो। फर्स्ट भी सिंपल है लेकिन थोड़ा लंबा है। सेक्शन करने क्या है? सेक्शन 16 करना है केवीए टेम्पटर, सेल बाय सैंपल तो वैसे भी करना है ना, कंडीशन वारंटी तो वैसे भी करना ही है। सर ट्रेड यूसेज 16 करना है, तो था किधर था सर? वारंटी में था। 16 वाला जो भी है ना वो सिर्फ 16 लिखो ना, प्रॉब्लम क्या है? 16(3) ट्रेड के लिए था या 16(3)
पेटेंट के लिए था, हमको याद नहीं, तो कौन बोल रहा है हमको करने के लिए? सेक्शन 16 इतना ही लिखो, सब सेक्शन मत लिखो। सब लोग प्रेजेंट? हाँ, आज वो ये था इसलिए। नहीं तो एक दो लोग रहते हैं ना। हाँ, वो तो आती ही नहीं है लास्ट। 6 लेक्चर्स तो हो गए, 7 लेक्चर्स हो गए। और कौन नहीं है? मुझे याद नहीं आ रहा है कौन। मुझे पता नहीं कैसे याद नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं आया ना। हाँ, तो इसलिए याद नहीं। तेरी बॉटल उसकी बॉटल है ये? हाँ, तेरी है ना। नॉट कंफर्टेबल है, नीचे किलो लेके आ। कंफर्टेबल देन इट्स ओके, जस्ट अ सजेशन। वो पिलो थोड़ा ऊपर हो जाएगा ना, तो थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे, नहीं तो प्रेशर आ सकता है थोड़ा। हाँ बोल। कुछ नहीं है उसका, ट्रेड विशेष का मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ चीजें जरूरी होती है। अब उन्होंने एग्जांपल एक दिया, इन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस देयर इज इम्पेयर्ड कंडीशन दैट गारमेंट शैल बी रीजनेबली फिट। व्हाट इज रीजनेबली फिट? इचिंग नहीं होना चाहिए, स्किन इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए। तो रीजनेबल फिट तो सब में होता है। हाँ, रीजनेबल फिटनेस तो वैसे भी एक्सेप्शन है ना, मर्चेंटेबल में ही एक्चुअली रीजनेबल फिट बेसिक होना ही चाहिए। कपड़ा देख के हम लोग लेते हैं, वो पटना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्किन फ्रेंडली भी तो होना चाहिए, तो ऑब्वियस। नेक्स्ट, हाँ एक ही बचा है ना अभी, फर्स्ट पॉइंट। उसमें केस है प्रिस्ट वर्सेस लास्ट। एक्चुअली वो केस है ना, कंडीशन में भी आना चाहिए। कंडीशन एज टू, सॉरी, क्वालिटी और फिटनेस मिला। अरे एक पेज पीछे रहे, एक 2 पेज पीछे, बैक टू बैक 2 पेज पीछे, समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 5 है ना, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस मिला। वो तो सेम ही है, देख ना पॉइंट, वैसे हेडिंग भी सेम है ऑलमोस्ट।
तो वो केस है ना, उधर भी लिखना फर्स्ट वर्सेस लास्ट, क्या हुआ था मैं बताता हूँ, ठीक है? वो दोनों जगह पे लिखना है, एक जगह पे दी, एक जगह पे मिसिंग है, लिखना इंपॉर्टेंट केस है, याद रखने का वो केस। पागल, मैं वापस बोल रहा हूँ, इधर फर्स्ट पॉइंट बहुत लंबा दिया है, उतना नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का केस कवर करो। दूसरा केस तो बाप रे, याद बोलोगे तो भी याद नहीं रहेंगे सर। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद, इसका आगा पीछा सब छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए। पागल है, इतना कौन नाम याद रखेगा बड़ा। पर दोनों एग्जाम्पल पढ़ लेने के। प्रीस्ट वर्सेस लास्ट इज अ जस्ट क्लासिक केस जो सब में है। हॉट वाटर बॉटल है मेरा, हॉट वाटर, इनको बीवी बहुत पसंद है। क्या? बीवियों के एग्जांपल्स देखना, उधर भी बीवी है, लास्ट लेक्चर भी एक बीवी थी ना, वो रे टाइफाइड जम्स थे मिल्क में, बीवी मर गई। इधर मरी नहीं है, इधर मुंह फूटा उसका, मुंह फूट गया, देखना लिखा है, कुछ भी मैंने थोड़ी है, वो इम्पोर्टेंट केस है। अच्छा, बीवी की इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये हर बुक में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सीएस के सिलेबस में भी है, बीकॉम के सिलेबस में भी ये कॉमन केस है, फर्स्ट वर्सेस लास्ट। जो कॉमन केस लॉज है वो कवर करेंगे, और वो ब्रिटेन के केस लॉज है पहले के, इसलिए वो कॉमन है, पुराने केसेस है एकदम, पढ़ लो समझ में आ जाएगा। अरे हाँ, जो भी है रे, बॉटल फूटी, उसको इंजर्ड हो गई, तो समझो ना क्या मुंह फूटा चल रहा है, एग्जाम्पल इंजरी हो गई। मैं इमेजिन करता था कि भाई हाँ तंग करके मुंह फूट गया होगा, मजा आ गया। मैं जब स्टूडेंट था तभी, हाँ, शादी के बाद नहीं। नहीं नहीं, अरे वो कुछ ड्रैपर हो गया रे, कुछ पार्ट उसका इधर है, बॉस बॉस। हाँ ठीक, ड्रैपर परचेज हॉट वाटर बॉटल, नहीं पता रे, चेक करके दे गूगल पे, है ड्रैपर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं पता तो नहीं पता ना मुझे, चेक कर लेते चल। ड्रैपर, कौन सा ड्रैपर? क्लोथ, ड्रैपर मतलब तो क्लोथ है। हाँ तो कपड़ा बेचने वाला, अब इसे अपने को क्या करने का, कपड़ा बेचने वाला, क्लियर है? अच्छा, हॉट वाटर बॉटल वगैरह का उससे क्या क्या, चल सेकंड केस भी पढ़ लो रे, याद नहीं रखना है, रखोगे तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना नाम, बड़ा नाम याद नहीं रहता। फर्स्ट वर्सेस लास्ट है, लास्ट है, ठीक है। हाँ बोल ना, ये वाला एक्सेप्शन में क्यों आंसर किया? बेसिक पर्पस के लिए नहीं है सूटेबल। हॉट वाटर बॉटल अगर उसने हॉट वाटर वाटर ली थी तो वो उसमें हॉट वाटर रहना चाहिए, नहीं है तो फूट गई, तो बेसिक रीजनेबल फिटनेस नहीं है। हाँ नीचे वाला टिम्बर वॉज परचेज पर्पस यूजिंग रेलवे स्लीपर्स एंड व्हेन इट वाज फाउंड टू बी अनफिट फॉर द पर्पस, तो फूट गया ना। पिक्स हमने जो भी पर्पस के लिए लिए थे वो पर्पस के लिए सूटेबल थे, लेकिन बीमार हो गए। स्लीपर्स किस पर्पस के लिए लिए थे, तो उस पर्पस के लिए वो शुरू, तो एक्चुअली ब्रीच ऑफ कंडीशन है, यही तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में था ना, रीजनेबली फिट होने चाहिए। एक बार रेलवे गई, फूट गए, तो क्या कर सकते, तो उसको फिट नहीं है। रेलवे स्लीपर्स मतलब वो जो ट्रैक्स के बीच में होते हैं सीमेंट के, उस जमाने में लकड़े के हुआ करते थे, सीमेंट के होते हैं ना, हर डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस में, उसको स्लीपर्स बोलते हैं।
कोर्ट का जजमेंट है, तो हम क्या करेंगे, तुमको सोच समझ के लेना कि भाई किस पर्पस के लिए लेना है। उस पर्पस के लिए अगर वो सूटेबल नहीं है, उस पर्पस के लिए, यहाँ पे तो कोई पर्पस दिया ही नहीं है, तो डिफेक्ट नहीं। अगर पर्पस दिया है, उस पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो मैं होता तो मैं ये नहीं लिखता कि दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ केवी अटेम्प्टर, मैं लिखता कि दिस इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि गुड्स आर नॉट सूटेबल फॉर द बेसिक पर्पस। सो कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस दोनों मिलेगा। समझा हम? बस कर लो। सारे के सारे एक्सेप्शंस कवर होने चाहिए, और एक केस लॉ प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, केवी अटेम्प्टर इसी के साथ खत्म, एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी खत्म। तो दो मेजर एक्ट्स खत्म हो। घर पे मैं भेज देता सच में, क्योंकि हम लोग बहुत लेक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर। घर पे भेजा था मतलब मैं आज लेक्चर भी नहीं रहता इन दैट केस। अभी नहीं चल, और वो भी जाएगा क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि वो छोटा है, पार्टनरशिप है। 80% तो तुमको पहले से पता है, बचा 20% बता दूंगा। 60-70% तो पता ही है तुमको। नेक्स्ट वीक में कंफर्म पूरा पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा, शायद एलएलपी भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि सर बाद में भगा रहे, ऐसा है कि कंपनीज एक्ट लास्ट में ना वो फुर्सत वाला चैप्टर है। एलएलपी पार्टनरशिप तो फटाफट है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इतना टाइम नहीं लगता। आज फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा, मतलब करना पड़ेगा, और हो जाएगा। ये बस ना बाद में मैं तो देख लिया। अच्छा तू बोल रहे तो रिया बात मत कर। बार क्या स्वीट, इसमें क्या स्वीट, कुछ भी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये हो चुका है रे तुमको, बहुत सारा अकाउंट्स में भी बहुत सारा हो गया है, दुखता है रे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ बेसिक बातें जो तुमको पता होगी। पहले तो सेक्शन 4 ये नहीं पता है, हाँ तो फिर याद रख लो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. ये डेफिनेशन अकाउंट्स में भी आ सकता है। वाओ क्या, मैं तो मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे पता रहना चाहिए, तुमको भी याद रखना है ये डेफिनेशन। और सुपर मतलब थोड़ा है, लास्ट पार्ट डिफिकल्ट है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ो, सिंपल है। पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्संस जो एग्री करेंगे टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में से आएगा, बिजनेस में से, कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ अस और एनी वन ऑफ अस एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इफ शी एक्ट्स शी विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, तो ऑल अलोन नहीं वो काम करेगी, सबके लिए काम करेगी, ये बात है। तो वो एक्टिंग फॉर ऑल है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। समझ में आया? खत्म, ये डेफिनेशन है। लेकिन उसको एक टुकड़े टुकड़े में पढ़ना पड़ेगा, तो प्री फीचर्स भी बन जाएंगे। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। किस चीज का एग्रीमेंट, तो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पहले बिजनेस होना चाहिए, और वो बिजनेस एक पर्सन भी कर सकता है या सब कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए करेंगे। मतलब भले एक करेगा तो भी वो सबके लिए करेंगे, सब करेंगे तो बात ही अलग।
समझ में आया? का अब अगर तुमको याद होगा तो इफ यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स यू आर एन एजेंट एंड अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ यू आर एक्टिंग इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल. सो समझा? तो एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. कैसे समझाता हूँ? बहुत सिंपल है. हम तीनों पार्टनर्स हैं. सपोज ये कस्टमर के साथ बात करती है, मतलब हमको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये फर्म की क्या होगी, बाकी पार्टनर्स की क्या होगी? एजेंट. लेकिन ये हमसे बात करेगी तो मालिक है, तो प्रिंसिपल है. सो व्हाइल डीलिंग विद अदर पार्टनर्स every partner is a principal, and while dealing with any outsider he is an agent, she is an agent. समझ में आया? तो हर बात करेंगे तो भाई मैं सबके बिहाफ में आया हूँ, सबके बिहाफ में आया, तो मैं एजेंट हूँ. और बाकी सब पार्टनर से बात करूंगा तो मैं भी मालिक हूँ, तुम भी मालिक हो, तो हम प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल मतलब मालिक, एजेंट मतलब नौकर. तो किसी के बिहाफ में नौकर मतलब उसको नौकर की तरह नहीं, एम्प्लॉय की तरह कंसिडर करो. तो मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं सबके बिहाफ में आया हूँ, तो भाई तुम एजेंट हो. समझ में आया? क्लियर है? खत्म. मैं कल क्या देख रहा था परसों, हाँ वो महाभारत देख रहा था, वो अचानक याद आई वापस. वो कृष्ण पांडव की तरफ से कौरव के पास जाते हैं नेगोशिएशन करने. एजेंट है, मानो ना मानो. तुम उनको एजेंट मानो ना मानो, अचानक मुझे याद आई इसलिए क्योंकि मैं पांडवों की तरफ से आया हूँ. तो मैं जो प्रपोजल तुम्हारे सामने रख रहा हूँ वो मेरा नहीं है, पांडवों का है. तो मान जाना कि भाई पांडव भी मान जाएंगे, गारंटेड. मैं तुमको एश्योरेंस देता हूँ. तो क्या है, उसको अथॉरिटी दी है किसने? पांडव. जबरदस्त एग्जाम्पल, इसको बनाना पड़ेगा, बाद में बनाते. समझा क्या? तो ही विल एक्ट एज एन एजेंट, और एजेंट के हर एक्ट के लिए कौन लायबल है? प्रिंसिपल. तो इफ कृष्ण डज समथिंग on behalf of Pandavas and Pandav gave him authority, what? Then Pandavas are responsible for Krishna's act. और वो वैसे भी वही हुआ एक्चुअली महाभारत में, क्योंकि अथॉरिटी दिया था इसलिए हुआ ना. कौरव ने दिया क्या अथॉरिटी? पांडव ने दिया. तो जो कृष्ण ने डिसाइड किया वो सब हो गया. एजेंट है, एजेंट है. तुम उसको भले क्या कृष्ण को एजेंट बोल रहे हो, हमको भगवान वगैरह कोई लेना देना. मैं प्योरली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. If you are acting on behalf of someone else, you are an agent. And a person on whose behalf you are acting is called as principal. It's not about superior and subordinate. It's about the status. समझ में आ गया? तो every partner is the agent as well as principal of all other partners. नौकर भी है, मालिक भी है, simple words. Clear है? Indian Partnership Act 1932. पढ़ लो. फिर उसमें कुछ हेडिंग है, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन्स. मिला ये फटाफट गपची मारने का है, मतलब सल्टाने का है पार्टनरशिप है. मतलब ऐसा नहीं कि मैं करवाऊंगा सर फटाफट, तुमको भी फटाफट करना है. इसमें टाइम नहीं डालने का है. जो टाइम है ना वो सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखोगे तो उसमें प्रैक्टिकली टाइम ज्यादा लगेगा. कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट. अगर मुझे भी आज के कल परसों एग्जाम देनी है तो मुझे भी उसके ऊपर ही टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, अगर मुझे देनी है तो भी. कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप तो हेडिंग्स देख लो, एक की हेडिंग मिस नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट क्या दिया? एसोसिएशन 2 or more पर्सन. अंदर छोड़ो, एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों की. अच्छा, मैक्सिमम कितने होने चाहिए बताए? 50. हाँ गुड. मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. इधर हुआ था, हाँ बीसीके में हुआ था. पार्टनरशिप इसमें भी, अकाउंट्स में भी है, अकाउंट्स में भी है मिनिमम 50. मैक्सिमम 50. हाँ सॉरी, मैक्सिमम 50. चेक कर रहा था तुमको आता है या नहीं. ध्यान है, ध्यान है. मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. बैंकिंग, नॉन बैंकिंग वो सब कुछ भी नहीं है. मॉड्यूल में या किधर भी दिखता है, टोटली इग्नोर दैट. इधर तो नहीं है मेरे हिसाब से. बीसीके में वगैरह होगा. हाँ तो 2010 वगैरह वो कुछ भी नहीं है. वो एचएम सर ने भी एक बार मेरे से कंफर्म करवाया था कि भाई रियल प्रोविजन बता क्या है, क्योंकि अकाउंट्स में भी वो है, तो भी लॉ प्रोफेसर उसको रेक्टिफाई करवा सकता है, क्योंकि वो लॉ जो दिए वो हम बोल रहे हैं, हम हमारी नहीं कह रहे. बैंकिंग में 10 था, नॉन बैंकिंग में 20 था. वो था एक जमाने में, अभी 50 है. बैंकिंग नॉन बैंकिंग सबके लिए. ऐसा बाइफरकेशन है नहीं, तो मगजमारी नहीं है. 50 याद रखो. और वो भी ऐसा है ना,
वो भी थोड़ा मगजमारी है, डिस्टिंग्विशन और है, यूनिट 1 में भी है कि एज पर इंडियन, सुनो एक तो पहले ध्यान देके सुनना, पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर के बारे में कुछ भी दिया नहीं। पार्टनरशिप एक्ट खाली मिनिमम नंबर्स के बारे में दिया है। सो पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट एज फार एज मैक्सिमम पार्टनर्स आर कंसर्न। तो वो किस में दिया है? कंपनीज एक्ट में। कैसे सर कंपनीज एक्ट कैसे बात कर सकता है पार्टनरशिप के बारे में? कंपनीज एक्ट जनरल बात कर रहे हैं। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि तुम्हारा अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन है और उसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स है, 50 से ज्यादा मेंबर्स है, तो वो या तो एलएलपी के अंडर या तो कंपनीज एक्ट के अंडर एज अ कंपनी रजिस्टर करवाओ। नहीं करोगे तो वो इलीगल एसोसिएशन। समझा? तो इन वे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या ना, तो कंपनीज के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा या तो एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो अलग है टोटल। तो दोनों भी नहीं करोगे तो तुम्हारा एसोसिएशन लीगल है। इसका मतलब बात क्लियर हो जाती है 50। अच्छा, इसमें भी और कंफ्यूजन है। एज पर कंपनीज एक्ट है एक्चुअली 464 जो मैंने बोला था वो 100 है। अब बार सर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, मॉड्यूल में ही ऐसा दिया है। और एज पर कंपनीज, आंसर तुम ही दोगे इसका कि क्या सही होना चाहिए। मिसलेनियस रूल्स 50 है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 का है और मिसलेनियस रूल्स 2014 के है। बोलो क्या सही होगा? 50। इसलिए 50 सीधा मैंने बोल दिया 50 नहीं। उसका मैंने रीजन ही, मतलब सर एचएम सर ने भी कंफर्म करने के लिए पूछा था कि भाई असल में बता क्या है, तो मैंने उनको दोनों बोला था, अरे तू बता मेन क्या है 50। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता 50। इफ समवन आस्क्ड मी, अ प्रोफेशनल पर्सन आस्क्ड मी कि क्या है, तो मुझे आई नीड टू डिस्क्लोज बोथ दिस प्रोविजंस कि एज पर कंपनीज एक्ट इट इज 100 एंड एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स इज 50। तो सर हमको एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे? व्हाई? बिकॉज 2014 का रूल्स, 2013 की फिगर है, 2014 की फिगर है, क्या सही मानेंगे 2014 की? अब ये दोनों मैंने नहीं बताया, मैं तो लॉ का रेफरेंस देके बता रहा हूँ जो मॉड्यूल में भी है। इट्स नॉट लाइक कि मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में भी है, इसीलिए मैंने ये तो लिखवा है। नहीं तो मैं बोलता छोड़ना खाली इतना यार, है को मगजमारी, मॉड्यूल में दिया डिस्टिंग्विश। ऐसा क्यों करने का बच्चों को कंफ्यूज, मैं भी नहीं समझा। ठीक है, क्लियर है? तो बैंकिंग नॉन बैंकिंग वो सब करने का नहीं। अगर है भी बीसीके में मॉड्यूल में तो भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते भले मॉड्यूल में है तो। एमसीक्यूज में आया ना, वो नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेंगे, बाकी कुछ पूछ लेंगे उसके। और अगर पूछ लेंगे तो ऑप्शन में ये होगा, बैंकिंग नॉन बैंकिंग नहीं होगा। एक बात मैं वापस क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी वो टाइम आ ही जाएगा सूनर और लेटर, मतलब एलएलपी और कंपनीज के टाइम पे। मॉड्यूल में क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट होता है, बट एज पर एज प्रोसीजर एंड अमेंडमेंट्स आर कंसर्न, लेटेस्ट से वो कंसिडर करने का, मॉड्यूल देखने का नहीं। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि कंपनीज एक्ट में एक इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है, वो जो मैं बोलूंगा वो लिखने का, मॉड्यूल का लिखने का मार्क्स मिलेंगे 200%। पुराना प्रोसीजर दिया मॉड्यूल में। अब हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, लेटेस्ट प्रोसीजर लिखेंगे या मॉड्यूल का प्रोसीजर लिखेंगे? लेटेस्ट। तुम क्या पूछ रहे हो हमको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, तो हम तुमको तो लेटेस्ट बात करेंगे ना कि लेटेस्ट कौन सा प्रोसीजर है। और बिलीव मी, 2 दिन पहले भी अमेंडमेंट हुआ है, एग्जाम के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले वाला अमेंडमेंट, वो भी लिखोगे तो भी पेपर चेकर कर दे देगा, क्योंकि पेपर चेकर एक्सपर्ट है रे, बोर्ड का प्रोफेसर नहीं है वो कि वो बुक लेके बैठेगा। उसको पूरा पता होगा कि प्रोसीजर क्या है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, तो ही वुड बी मोर देन हैप्पी। इसने गधा मजदूरी नहीं किया, इसको पता है कि लेटेस्ट प्रोविजन क्या है। और ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा ना, कि क्वेश्चन तुमको क्लाइंट सामने आकर बोलेगा चलो भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दो, कैसे करोगे? तो तुम उसको बोलोगे मॉड्यूल का प्रोसीजर ये है। क्या मॉड्यूल? क्या फालतू बात करते हो, मुझे प्रोसीजर बताओ क्या है। तो सुनो, तो वो जो लेटेस्ट प्रोसीजर है वो वी नीड टू सर्व बिफोर द पेपर चेकर, के ये प्रोसीजर है। और शॉर्ट में लिखना है, मतलब मॉड्यूल से
मॉड्यूल का जो साइज है उसका 30%, उतने में वो प्रोसीजर हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इतना खत्म। फिर उसके बाद दिमाग को तकलीफ नहीं देनी। एनीवेज, सेक्शन 4 क्लियर। 2 और मोर एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली इट इज एडवाइजेबल टू रिड्यूस इन राइटिंग, ऑब्वियसली नो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, बिजनेस। अब बिजनेस को थोड़ी लिखेंगे, एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट शेयर, अभी उसमें क्या प्रॉफिट थोड़ी एक्सप्लेन करते रहे बैठोगे। नेक्स्ट, हाँ ये कुछ है, ये 5th पॉइंट है जो थोड़ा पढ़ने लायक। अच्छा फिर भी 4th का शेयर प्रॉफिट वाला 3 एग्जांपल चेक कर लो फटाफट। नहीं, कौन बोला, कौन बोला? महाराष्ट्र बाढ़ में गया, अपने को क्या करने का? तो क्या बात कर रहे हो, तो महाराष्ट्र बाढ़ में ICAI नो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नो, वी आर इंडियंस। लेकिन इसको हमको क्या करने का है? सपोज हम कश्मीर में रह रहे हैं, वो क्या करने का महाराष्ट्र का? तो ICAI का एग्जाम दे रहे हो ना, तो अभी महाराष्ट्र वगैरह मत छोड़ दो बाजू में। When in Rome, do as Romans do. बराबर ना, जैसा देश वैसा भेज लो। तो ये ICAI है ना, तो इसको क्या करने का महाराष्ट्र वगैरह? अच्छा लिखना तो सारे स्टेट्स का लिखो फिर। महाराष्ट्र में कंपल्सरी, गुजरात में कंपल्सरी, राजस्थान मुझे भी नहीं आता राजस्थान में है या नहीं, बाकी स्टेट्स में कौन से स्टेट्स में कंपल्सरी मुझे नहीं पता, मुझे पता होना जरूरी भी नहीं है। मैं उस स्टेट में जाऊंगा तो पूछ लूंगा वहां का। अब तुमको क्वेश्चन स्टेट वाइज तो नहीं पूछ सकते, तुमको नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे तो नॉट कंपल्सरी। देयर यू राइट एक्सेप्ट महाराष्ट्र, बिल्कुल नहीं लिखने का। इफ यू राइट एक्सेप्ट नो, तुमको जितने भी स्टेट्स में कंपल्सरी है वो सारे के नाम लिखने पड़ेंगे। नहीं सर, तो फुल स्टॉप लिखो ना, कौन बोल रहे हो? एक्सेप्ट महाराष्ट्र वो बोर्ड है, बोर्ड जो अपनी तारीफ करता है, स्टेट बोर्ड है ना, तो जिधर भी महाराष्ट्र देखे तो महाराष्ट्र आना चाहिए, इसलिए वो घुसेड़ता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। मेरे तो बिल्कुल नहीं बनते महाराष्ट्र, आई मीन महाराष्ट्र नहीं, सॉरी बोर्ड से। इधर रहना तो हाँ। गोवा में भी आई गेस कंपल्सरी, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात 3 स्टेट्स में मेरे हिसाब से कंपल्सरी है, बाकी बहुत सारे और स्टेट्स तो फेंक के मारूंगा मैं। बहुत सारे स्टेट से बोलते हैं। नहीं, गोवा स्टेट है, वो सब पूछ रहे हो। गोवा स्टेट ही पूछ रहे हैं। अभी आया क्या रे तू? इसको ज्योग्राफी की जरूरत है? नहीं जाने दे, छोड़, हो गया तेरा कचरा भी, जाने दे। अब तो यही मत एक्सप्लेनेशन। नहीं सर मुझे वो नहीं हो गया तेरा कचरा, नहीं आना तो। क्या बोल, यू हैव ऑल द राइट्स टू रिमेन साइलेंट। अब तो तेरे पे बैन लगना चाहिए। छोड़, जाने दे, छोड़। गोवा स्टेट, दीव दमन क्या है वो भी नहीं पता होता उसको। यूनियन टेरिटरी थोड़ा सा नॉलेज। गोवा स्टेट थोड़ा तो मिलता है तो कभी ना कभी तो निकलना पड़ेगा। देख ले घर पे जाके एक बार,
मैम नहीं, मेरा भी थोड़ा बहुत वीक है ये ज्योग्राफी, लेकिन चलो ये पढ़ लिए एग्जांपल्स तीनों, पढ़ लिए तीनों एग्जांपल्स। चलो गुड। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। केडी कामत एंड कंपनी पे एक सुन लो बात, ये शायद पहले भी मैंने डिस्कस की थी। ये पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी नहीं है, समझा क्या? कोई भी अगर एंड कंपनी आया तो पार्टनरशिप फॉर्म है। तो अगर कंपनी कब होगी, जब या तो ऐसा लिखा होगा या तो ऐसा लिखा होगा, समझा क्या? समझा? तो एंड कंपनी क्यों सर? फिर एंड कंपनी मतलब मैं अकेला नहीं, तुम भी करो मेरे साथ बिजनेस, कंपनी दो, वो वाला कंपनी बोल सकते हैं। एंड कंपनी का मतलब समझ देना, वो क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि एक्चुअल में कंपनी होती है तो ऐसा लिखा जाता है। तब मैंने नहीं बनाया, जो है वो है लॉ में। मैं तो होता तो ऐसे क्यों लिखते हैं सर? लोगों को तो कंफ्यूजन होगा ना, तो लोगों की प्रॉब्लम है। एंड कंपनी मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म, बात खत्म। एंड सन्स नहीं तो टाटा सन्स लिमिटेड अगर ऐसी कंपनी एक्चुअली नहीं दिखती है लिस्टेड, तो वो अलग बात। एंड सन्स पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, ये भी तो आ सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्यादा चांसेस ये होने के, फैमिली बिजनेस है, ज्वेलर्स वगैरह के बिजनेस में ऐसा होता है। एंड सन्स तो बहुत बार वो एचयूएफ एज एन एचयूएफ रजिस्टर्ड हो, खाली फैमिली मेंबर्स ही कर, और बैंक से लोन शेयर्स वगैरह तो होते ही नहीं है, खाली फैमिली मेंबर से उसमें इन्वॉल्व। ज्वेलर्स का तो बिजनेस, बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसी है, एचयूएफ। चल अच्छा, तेरा क्वेश्चन रिया, बैंक अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं? महाराष्ट्र का तो रजिस्ट्रेशन वैसे भी कंपलसरी है, तो अलाउ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के बाहर जगह जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वहां पे अलाउ करना पड़ेगा बैंक विदाउट रजिस्ट्रेशन। ओके नेक्स्ट, केडी कामत एंड कंपनी में कुछ रूल बना है, केस लॉ कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो करने की जरूरत भी नहीं है। Supreme Court has held two essential conditions. There should be an agreement to share profits in the business carried on by all or any of them. तो ऊपर का डेफिनेशन ही रिपीट किया, मैं क्या बोलता हूँ याद रख लेते, ये लिखेंगे ना पॉइंट, मतलब पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग लिखोगे ना तो केडी कामत एंड कंपनी, समझा ना? अच्छा, उसमें वो राम कथा नहीं लिखनी है, सीधा केडी कामत एंड कंपनी और वो दो लाइन, बात खत्म। और दो लाइन अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा। दो पॉइंट्स कवर होने चाहिए, पहला शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, दूसरा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है या नहीं कैसे डिसाइड होगा? एक्चुअली दो टेस्ट है, उन्होंने 3 टेस्ट में डिवाइड किया। पहला टेस्ट लिख रहा हूँ, टेस्ट फर्स्ट एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट किसका होना चाहिए, तो टू शेयर प्रॉफिट्स, लॉस ऑल्सो, प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, लॉस भी करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस बात है। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा स्पेशल स्टेटस दे दिया, दिस टू आर प्राइमा फेसी और फैसी टेस्ट, और ये टेस्ट है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव मतलब ये कंक्लूड करेगा कि एक एसोसिएशन पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं। ये भी जरूरी होते लेकिन ये कंक्लूडिव नहीं है। बोलते ना कि चाकू पे उंगलियों के किसी के निशान है, तो हो सकता है कि ये खून उसने किया है, लेकिन जरूरी
नहीं है। तो जब लास्ट में सब कुछ होने के बाद पता चलता है प्रूफ वगैरह, तो वो कंक्लूसिव होता है कि हाँ आप बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने मर्डर किया था। तो ये जो टेस्ट होती है ना, ये म्यूचुअल एजेंसी है, बात खत्म। 3 लिख दो, खत्म खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ और अदर पार्टनर्स, खत्म। तो ये सब राम कथा करने की नहीं है। सैंपल चाहिए को देखने के लिए कि अंदर क्या है, तो एक बार चेक कर लो। सेकंड पॉइंट पे जाओ, क्योंकि वो लंबा है। दिख रहा है? सेकंड पॉइंट में ABCD 4 पॉइंट्स मिले। अब आंसर तुम बताओ, पेपर में नहीं लिखने, बस आंसर तुम बताओ कि ये पार्टनर है या नहीं। फर्स्ट, लेंडर ऑफ मनी, लोन देने वाला बंदा फर्म को पार्टनर है? नहीं है, खत्म। सेकंड, सर्वेंट और एजेंट पार्टनर है? नहीं। पार्टनर भी एजेंट होता है, लेकिन एजेंट पार्टनर नहीं। हाँ, थर्ड, विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर मर चुके हैं उसकी विधवा, नहीं है पार्टनर। लास्ट, प्रीवियस ओनर, मतलब रिटायर हो चुका है, तो पार्टनर खत्म ना। तो ये क्यों दिया हमको नहीं पता। हमको पेपर में लिखना नहीं है, हमको यही लिखना है, इतना है ये बस। हाँ, इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं ना? नहीं बढ़ा सकते, एग्रीमेंट में लिखेंगे। That's all। इधर, अरे पहले बोला था रे, टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ ऐसी मतलब प्राइमरी टेस्ट, और ये मेन टेस्ट। दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ पे होगा। यहाँ पे तो बता सकते कि हाँ शक है कि पार्टनरशिप हो सकती है, यहाँ पे कंफर्म। एजेंसी में केस भी दिए, नहीं वो नहीं मत करो यार, वो नाम भी अजीब है। संती रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशीरान, क्या है ऐसा याद रखोगे यार? अच्छा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट होती तो भी समझ में आता, लेकिन उसमें क्या हुआ था एक बार देख लो। अच्छा सर दास गुप्ता करेंगे तो हाँ चलेगा, तो खाली दास गुप्ता लिख दो, फिर भी करना ही है तो। देर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन, पढ़ लो ABCD पॉइंट्स। पार्टीज जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, पार्टीज जिन्होंने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, पार्टीज जिन्होंने बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, पार्टीज जिन्होंने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट उसको इंटीमेट नहीं किया, मतलब जिसके पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होता है। तो इससे क्या पता चलता है? पता ये सब नहीं है, इसका मतलब वो पार्टनर नहीं है। इनमें से कुछ भी नहीं है ना भाई। कुछ तो प्रूफ हो ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारा फॉर्म है। अच्छा ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। तो तुम्हारा फॉर्म नहीं है। वो एक केस में डिस्कशन हुआ होगा, तो दिया है हमको, हमको सामने से लिखना नहीं है। बस एक बार पढ़ लिया कि अगर आ जाए पेपर में और उन्होंने सिचुएशन दे दी और हमको पूछा कि ये फॉर्म है या नहीं, तो बस उसके लिए एक बार पढ़ लेने का, बाकी। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, BCK में भी था। पॉइंट्स तुम पढ़ोगे, शॉर्ट में लिखोगे पेपर में। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, कंपनी में है। एजेंसी सब तुम पढ़ोगे, और वो भी अभी नहीं पढ़ोगे। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी का पॉइंट बहुत लंबा है, तो कौन बोल रहा है इतना लिखने के लिए? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, इतना ही लिखना। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट एंड several. What is joint? Collective. What is several? Separate. Make it very simple. और कंपनी में लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, बाय वोट। या तो लिमिटेड बाय शेयर्स, या तो लिमिटेड बाय गारंटी, या बाय वोट। पढ़ लो बाकी पॉइंट्स प्लीज।
बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ो। मैनेजमेंट भी लंबा लग रहा है, कुछ नहीं है मैनेजमेंट में, ऑल पार्टनर्स है मैनेजमेंट राइट, कंपनी में बीओडी, तो बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। एक तुमको डिस्कशन करके दिया है, पर हमको पेपर में ये डिस्कशन लिखना नहीं, अपने को मेन काम की चीज लिखनी है। तो मैनेजमेंट में क्या लिखोगे, पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स, और कंपनी में डायरेक्टर्स, समझा ना? रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, कंपनी कंपलसरी, वाइंडिंग अप सिंपल, सिंपल किसका, पार्टनरशिप फॉर्म का, कंपनी का वेरी डिफिकल्ट। और कौन करेगा, आहा नाम देख, एनसीएलटी, एनसीएलटी के परमिशन के बगैर तुम कंपनी वाइंड अप नहीं कर सकते, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट देखो, पार्टनरशिप में कुछ नहीं कह रहे, सारे पॉइंट चेक कर लो। बाकी और भी 2 पॉइंट है, नंबर ऑफ मेंबरशिप, अरे देख बोला था वही है, नंबर ऑफ मेंबरशिप कंफर्म कर लो, जो मैंने बोला था वही है। बराबर है, इसको वर्ड टू वर्ड बाहर बिल्कुल नहीं करने का, उसमें जो काम की चीज है उतनी याद रख लेनी, उसको ही प्रोफेशनल का स्टडीज बोलते हैं, नहीं तो फिर हो गया, मतलब पूरा का पूरा लाइबिलिटी पढ़ते बैठेंगे और वो याद रखेंगे नहीं। एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी में लाइबिलिटी क्या है, पार्टनरशिप, अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, व्हाट इज अनलिमिटेड, पर्सनल एसेट्स आर लायबल, जॉइंट मतलब कलेक्टिव, सेवरल मतलब सेपरेट, दैट्स इट, और नहीं चाहिए मगजमारी, और उसमें क्या दिया है उसको इग्नोर। नंबर ऑफ मेंबरशिप क्लियर है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आराम से पढ़ो, चलेगा, लेकिन कम करो। मेंबरशिप का दिया हाँ है ना, नॉर्मली 2 एक्सेप्ट ओपीसी, वो एक्सेप्शन में आता, 1 मैन नहीं 1 पर्सन, करेक्ट है, लेकिन वो ना एक्सेप्शन में कंसिडर करने का उसको। सर वहां पे नहीं दिया तो तुम लिखो ना, तुमको देखो मिनिमम 2 एक्सेप्ट ओपीसी लिखने का ब्रैकेट। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट है ना डिस्टिंग्विश लिखते टाइम उतना ही लिखने का, उसके आजू बाजू का इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन डिस्टिंग्विश पूछा है ना, कट टू कट स्पेसिफिक बात कर लेने की। मेंबरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, ओपीसी 1। नंबर ऑफ मेंबरशिप में मेरा कंपनी का 13 के हिसाब से 100 मेंबर मिलेगा। तो ये क्या लिखा मैंने, शुड बी जल्दी बहुत करते, पूरा पढ़ा करा पेपर में, वापस बोल रहा हूँ तो पूरा केस स्टडी पढ़ा कर रहे तो आधे में कुछ समझ लेगा और फिर सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं माफ करेगी। The good thing about you is you are very attentive, तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ, झूठ मत नीचे, तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ, यू आर अटेंटिव 100%, यू दिमाग भी तेरा अच्छा चलता है, पर तू थोड़ा जल्दबाजी मत कर, आराम से, और वैसे भी तेरे को आराम से ही देना है, जल्दी इन लोग को है, तुम नहीं, इन लोग को जल्दी है, तुमको तो वैसे भी टाइम है ना, तो भी इतना जल्दबाजी सुस्त मत हो जाना, वैसे भी टाइम है तो मई में देंगे तो कहाँ जाएगा, मई में देंगे तो भी टाइम है, 12 का बोर्ड भी दे रहा था, हाँ पर है ना टाइम, ये लोग से ज्यादा है, टाइम है मतलब वैसे टाइम नहीं है, ये लोग से ज्यादा, मैं भी दे रहा हूँ ना, नवंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्यों मैं क्यों नहीं,
बहुत टाइम लग जाएगा। मिल जाएंगे ना। मैंने डिग्री पोस्ट एचआर ही चाहिए, गुड कॉलेज है फिर ठीक है, फिर लेट देना कॉलेज के अपना। तुम भी नवंबर, तुम क्यों ये दे रही है इसलिए फिर 6 महीने डिग्री पोस्टपोन होगा। 6 महीने डिग्री, उसके पास रीजन है, उसके पास डेफिनेट रीजन है, आई रिस्पेक्टेड रीजन के एचआर में ही एडमिशन चाहिए। कॉलेज लाइफ भी तो कुछ होती है अटेंडेंस के लिए। तो इधर भी कोई फालतू कॉलेज ले सकती हो जहाँ पे अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, एचआर क्यों? बराबर है नहीं, लेकिन उसके लिए एक अटेम्प्ट चेक करना और मार्क्स लाना, मेरे को कुछ कॉलेज में जाने वाली हो तो एचआर बनता है, कॉलेज में जाना नहीं है तो कोई एचआर में नहीं जाना है, मतलब लेक्चर में नहीं बैठना है, जाना है मतलब कॉलेज लाइफ के लिए। नहीं से कॉलेज एंजॉय करना है, एंजॉय थोड़ी होता है, क्लासरूम में थोड़ी एंजॉयमेंट होती है। फैक्ट है, और तुमको तो चाहिए क्योंकि तुम सीए कर रहे हो, तुमको बीच बीच में कॉलेज में भी एंजॉय करनी चाहिए। अरे मजे बाद में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो कुछ लोग बोलते हैं 4 साल बाद में 40 साल मजा, कुछ भी अभी क्या मजे तभी करोगे। अब मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ, लू एडमिशन कॉलेज, मैं सोच रहा हूँ, अलग बात है। एंट्रेंस भी दे चुका हूँ, अभी देख रहे मिलते हैं नहीं मास्टर्स के लिए, ओ मुंबई यूनिवर्सिटी वापस, वो अलग बात है। पर अभी कॉलेज एंजॉय कर सकता हूँ कि अगर लू भी एडमिशन तो पॉसिबल है कि अटेंड करना, नहीं तुमको पॉसिबल है, तो उस रीजन के लिए अगर तुम 6 महीना स्किप कर रहे हो तो आई रिस्पेक्ट दैट। मतलब मैं बोलूँ गो अहेड, दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। कॉलेज जाना नहीं है इसलिए आई पर्सनली वोंट सजेस्ट यू, if you want my opinion. Or if you're taking admission, justify your decision by enjoying college life. अरे क्या क्राउड होता है एचआर में, क्या यहाँ पे लोग इतना वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाते, वो तुम पे नहीं होता। जेवियर्स वगैरह होगा तो मैं समझ सकता हूँ, सिडनेम समझ सकता हूँ, एंड्रूज समझ सकता हूँ, बट एचआर में सच्चा क्राउड है। लोग वहाँ पे एंजॉय ये होगा ऐसा। If you carry यहाँ का mentality over there, and if you don't want to change, then it's okay. Then she is right. If you are free to learn everything, जो भी मिले वो लर्न, मतलब दुनियादारियां, लर्न मतलब अकाउंट्स नहीं, लॉ नहीं या कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, दुनियादारी। और वहाँ यहाँ का देख लिया ना क्राउड, अब वहाँ का देखो, तो वहाँ पे वैसी भी कैटेगरी होती है। नहीं तो फिर यहाँ पे कोई, यानी 0 अटेंडेंस का फैक्टर है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जो बोलने के लिए बोलते हैं अटेंडेंस है, लेकिन एनफोर्स नहीं करवाते। वो अकेले नहीं है जो नहीं जाएगी, तो अकेले नहीं है जो सीए करने वाली है, बहुत सारे लोग। एनएट में नहीं है ना स्ट्रिक्ट अटेंडेंस, नहीं सर 50 अच्छा तो उसको 0 चाहिए ना, प्लीज थोड़ा पैसा ले लेते एक्स्ट्रा, मैक्स टू मैक्स, थोड़ा मत। हाँ ठीक है ना, लेकिन उधर मत जा। कौन बोल रहा है एनएम जाने के लिए? तो मत जाना, मैं किधर बोल रहा हूँ मिट्टी में जाने के लिए, लेकिन ऐसे और भी कॉलेजेस है। इसको किधर बोल रहा हूँ, हर एक का कुछ ना कुछ। किसने बोला था मत जा?
पर सर इन हाउस में वही ऑप्शन था सर, क्योंकि अगर वो छोड़ के कोई और जाते तो बहुत नीचे आ जाता। मैंने फिर सीधा कोई यहाँ की कॉलेज हाँ सॉरी सर शराब बोलते तो मेरे को खराब ही सुनाई देता है, देखने में दिखता है बिल्डिंग, लेकिन क्राउड डिसाइड करता है। तुम्हारी बिल्डिंग डिसाइड नहीं करती तुम्हारा कॉलेज कैसा है, तुम्हारा क्राउड डिसाइड करता है। वो क्राउड को देख के कॉलेज लेना चाहिए। बिल्डिंग क्या बिल्डिंग है, नया बना है तो लॉर्ड्स कॉलेज का भी बिल्डिंग अच्छा है गोरेगांव में कहीं पे। मेरे एमकॉम के सेंटर था गोरेगांव में, जबरदस्त बिल्डिंग बना है, फालतू कॉलेज है भंगार एकदम जो समझो। टाउन साइड के कॉलेजेस की क्राउड एक नेक्स्ट लेवल क्राउड है। कंट्रोल यहाँ पे है, उधर जाके शायद सीख ले। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो भी सोशल। जाओ बाहर घूमो। मैं तुमको स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, सैक्रिफाइस करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। जाओ अब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है ना चर्च गेट में फ्लैट लेना, लेकिन कॉलेज में ना तुम पॉसिबल है। घूमना होता है पर क्या गलत है? रानूकर पार्ला रानूकर क्राउड उधर गया था, मेरा ड्रामेटिक्स भी था डिग्री के लिए। 11th-12th के लिए तो मैं सराफ अच्छा है, उससे भी गया गुजरा कॉलेज। अरे वो गोराई में आता है, वो बोरीवली में गोखले। सुनना भी मत वापस, एकदम बकवास। जैसे यहाँ पे है ना वो कुरार विलेज में संस्कार, वो भी नहीं पता तुमको? मलाड में ही है। हाँ तो वो जैसा कॉलेज है वही कैटेगरी में बोरीवली में, सेम कैटेगरी। किसी कॉलेज के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा है तो मैं क्यों ना बोलूं, क्यों ना। अब हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बुरी है, बोल रहे क्राउड बुरा है। क्राउड को बोल रहे हैं ना, कॉलेज को थोड़ी बोल रहे हैं। कॉलेज क्राउड खराब है, इसीलिए क्राउड में कॉलेज में नहीं जाएगा। हो सकते हैं प्रोफेसर अच्छे हो। We should not join a college on basis of the professors, on the basis of crowd. और मजबूरी I strongly recommend कॉलेज ले लो HR, go ahead, but जाके थोड़ा एंजॉय भी कर लो। ये मेरा पर्सनल सजेशन, डोंट माइंड। पॉइंट के बारे में सोचना, डिसीजन तुम्हारा होगा, बट इस फैक्टर के बारे में सोचना। तू भी 6 महीना लेट दे रही है ना, नहीं वो फोकस कर लिए उसीलिए। आई एम वेरी श्योर कि वो ला भी सकती है, क्योंकि वो 97 पे क्लोज हुई थी फर्स्ट। सोचा अभी सोच लिया, क्योंकि अगर देखो लाना है ना सिंधी कोटा में हो जाए तो बहुत हाई, या केसी ले लो। हाँ केसी में अच्छा, जय हिंद में मिल सकता है, चांसेस ज्यादा। सिंधी कोटा है लेकिन HR से कम लगता है थोड़ा, HR से कम। सिंधी कोटा के 100% थोड़ी, 90% थोड़ी। फीस चेक करो, फीस नहीं पता मुझे, फीस बहुत ज्यादा है। मैं होता तो मैं लेता HR 6 महीना, उसके लिए मैं सैक्रिफाइस भी करता, लेकिन मैं कॉलेज लाइफ के लिए HR लेता, अटेंडेंस के लिए। HR ही सोचना 97 वगैरह बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अभी 97 ना क्लोज हुआ, अभी तो सबको मार दिया। तो फिर तुमको गैम्बलिंग है उसके लिए। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन,
ऐसा नहीं, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा। सोचना वापस, शुड रीथिंक अपॉन दिस। डिग्री भी तो थोड़ा 6 महीना पोस्टपोन होता है, नहीं होता क्या? यहाँ पे भी किधर किधर कॉलेजेस में मिल जाता है ना। कौन सीरियस है? सरफ में किधर इतना अटेंडेंस है? दीवार नहीं करते, ज्यादा ज्यादा पेरेंट्स को बुलाएंगे, घर पे लेटर आएगा तो पेरेंट्स को बोल के ही छुट्टी ले रहे हैं ना हम लोग। तो मैं खत्म करने वाला से टॉपिक आता रहेगा। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब पढ़ लो, कल डिस्टिंग्विश तो पूरा खत्म कर लेते। क्लब जो बनते हैं ना क्लब, उनका प्रॉफिट मोटिव मेन नहीं रहता, सर्विस मोटिव होता है टू द मेंबर्स। क्लब कोई भी, अरे कौन सा भी यार, सचिन तेंदुलकर जिम खाना या और कोई क्लब होते हैं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, कौन सा क्लब? हाँ लगा ही मुझे। क्या है दशहरे के ऐसा क्या? ये भी ठीक है। तो अच्छा वो मैं सुनता नहीं हूँ ऐसी सब बातें। चलो ठीक है, चलो क्लब एक क्लब पढ़ लो। प्रॉपर्टी क्लब के नाम पे मेंबर्स सर को अपने कमिट के दिन याद आ रहे हैं। महंगा पड़ दो, कोई स्पॉन्सर होता तो मैं जाता था, जाता था नहीं, जाता नहीं गया। चल रहे तू पढ़ अभी। नहीं कॉलेज लाइफ एंजॉय किया। 8 साल तो मैं कॉलेज में था, तुम तो 5 साल ही रहोगे। 8 साल मतलब फेल नहीं, लॉ भी तो 3 साल, 2 फिर बाद में 3 साल, फिर बाद में वापस 2 साल, 3 साल लॉ का, तो 8 साल हो गया ना। पहले 2 साल नहीं एंजॉय कर पाया, तो लॉ में तो मैंने पूरे मजे किए कॉलेज में। आर्टिकलशिप करते करते वगैरह किया है। आर्टिकलशिप से मरीन लाइन जाता था, आरओसी ऑफिस वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का, एमसीए का, मरीन लाइन स्टेशन के बाहर है, तो वहां पे उतर के आरओसी का कुछ काम होता तो मैं ले लेता था। और बीच में मेरा माडुंगा में लॉ कॉलेज था, तो इवेंट्स वगैरह थे, तो इवेंट्स के लिए तो मैंने छुट्टी ले ही ली थी बॉस से, और प्रैक्टिस के लिए ना आरओसी जाता था, बीच में उतर जाता था स्टेशन पे। अरे तू तो जॉब पे है ना? चढ़ रहे मैं आरओसी पे हूँ। रुक जाने का, बोल देने का कि लंच टाइम में पहुंचा, तो 1 घंटा वहां पे रुकना पड़ा। फिर बाद में पूछा ऑफिस कांदीवली में, तो पहुंचने के लिए टाइम तो लगता है, तो बहुत बार डायरेक्ट जाने का घर पे। प्रायोरिटीज उस वक्त अलग थी, उस वक्त जितना सीखना था सीख लिया आरओसी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जाता था काम करता था, वैसा नहीं किया, पॉकेट में सैलरी नहीं लिया, काम किया। तो काम करने के बाद इमीडिएटली, और 3,500 देते थे, उसमें मैं कम से कम 7-8 10 हजार का काम तो मिनिमम करता था, उससे ज्यादा ही करता था। तो थोड़ा तो चीटिंग करूंगा ना। चीटिंग का है कि ऑफिस में बैठे रहना, इसमें क्या है कि चीटिंग।
ऑनेस्टली काम करना जरूरी है ना, कर दिया। 2 घंटे का काम आधे घंटे में कर दिया, बाद में मैं फ्री हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि और 2-3 साल कॉलेज करना चाहिए था। उनको बाद में लगेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि बाद में कर नहीं पाओगे। कैसे करोगे? कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करोगे, गाड़ी ले लोगे, सब कुछ विल अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेज, उसमें कोई डाउट नहीं। बहुत पैसे कमाओगे, बहुत सारी सब चीजें ले लोगे, कॉलेज लाइफ नहीं पाओगे। वो एज होता है, वो एंजॉयमेंट वहां पे ही हो सकती है। आई पर्सनली फील वो तुम उस वक्त बाकी नहीं एंजॉय कर सकते, उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं है तो बात तो फिर किधर भी ले लेना कॉलेज। तो कोई भी कॉलेज में ले, इंटरेस्ट नहीं है तो चॉइस है। चल क्लब क्लियर है? अभी क्लबिंग छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। पार्टनरशिप, हाँ वैसा ही हुआ। यूजुअली क्लब एनजीओ, मतलब इसको ना सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, जो आएगा कंपनीज एक्ट में आएगा। अभी याद रख लो, चैरिटेबल कंपनी मतलब वही जो एनपीओ था ना तुमको 12th में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो था ना कुछ, वो उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलती है, उसका क्लब होता है, बेनिफिट के लिए बनता है। चल नेक्स्ट, पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। कर्ता को पार्टनर्स याद है ना, वही है। पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट मिलता है, पार्टनर तुम बाय एग्रीमेंट होते हो, और एचयूएफ में तुम मेंबर होते हो बाय स्टेटस। उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ता, तुम पैदा हो गए, तुम बन गए मेंबर, उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ पे एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, ओरल और रिटर्न। बाकी क्या है इसमें, नंबर ऑफ मेंबर्स तो कुछ होता है नहीं एचयूएफ में, वो अपने हाथ में थोड़ी है, जितना फैमिली बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी, क्या नहीं छोड़ो। इन बिजनेस अपने हाथ में थोड़ी हो भगवान। अथॉरिटी टू बाइंड, हाँ बिल्कुल, एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द फर्म। कर्ता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, को-पार्टनर्स की लिमिटेड। और क्या था आगे, एक पैराग्राफ है और वो जबरदस्त जजमेंट है, और आई एम सो ग्लैड टू सी दिस। फीमेल मेंबर्स आर अलाउड टू बिकम कर्ता। 2016 में आया, उसके पहले भी था, लेकिन को पार्टनर बन सकती थी, कर्ता का राइट नहीं था फीमेल को। 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि फीमेल पर्सन कर्ता बन सकती है। सुपर डिसीजन। मतलब मुझे अच्छा ये लगा कि इंस्टीट्यूट ने कवर किया है डिसीजन को, सिलेबस सेपरेट दिया ना उसको, पैराग्राफ भी सेपरेट दिया है, और वो अच्छा किया। देर आए दुरुस्त है बोल सकते हैं। दो डिस्टिंग्विश और है, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनर्स मतलब जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर्स। अच्छा, जॉइंट ओनर्स के बीच में भी एग्रीमेंट हो सकता है, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। मैं एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग का रेडीमेड बिजनेस है, रेडी, हम कुछ नहीं काम करते, हम सिर्फ बैठ के खाते, प्रॉफिट आता है, हम कुछ नहीं करते, कुछ करने की जरूरत ही, इमेजिन तो करना, ऐसा कैसे हो सकता। हमारे संस्कार ऐसे रहते कि हमको सोचने नहीं, मैं सोचता हूँ, बैठ के खाओ, क्या फर्क पड़ता है, अभी सोचने में क्या जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो हमने आपस में खाली डिसाइड किया कि तुम इतना रखो, मैं इतना रखता हूँ, तो हमने एग्रीमेंट ही किया। एग्रीमेंट तो शेयर प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट बिजनेस में से आएगा, लेकिन क्या बिजनेस हम करेंगे? तो क्या एजेंसी है दोनों में? नहीं, तो पार्टनरशिप नहीं। पढ़ लो बाकी के पॉइंट्स। जॉइंट ओनर्स या को ओनर्स एक ही बात। इम्प्लाइड का मतलब बोलने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस, बाय डिफॉल्ट एजेंसी होती है पार्टनरशिप।
मॉड्यूल क्यों नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा हाँ, फिर हाँ हाँ समझ गया। ठीक है एक दिन ठीक है, चलता है। हाँ बोल। हाँ तो डज नॉट नेसेसरी हो भी सकता है नहीं भी ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ वो खाली प्रॉपर्टी है, उससे प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन है प्रॉपर्टी हमारी। ओनर तो किसी भी केस में हो सकते हैं। एक सेल ऑफ गुड साइड में था, एक जॉइंट ओनर से, एक संदूक के, तुम थी या कोई और था मेरे साथ पता नहीं, तो दोनों जॉइंट ओनर से, तो वहां पे बिजनेस प्रॉफिट थोड़ी है, ओनर्स। क्लियर है? ओनरशिप पार्टनरशिप। नेक्स्ट पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। एनी एसोसिएशन, एसोसिएशन का तो यूजुअली मोटिव चैरिटेबल ही होता है। एसोसिएशन ऐसी कोई कोई कम्युनिटी होती है ना, कच्ची कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटीज होते हैं ना, कास्ट के अंदर या क्रीड के अंदर पर्टिकुलर छोटी मोटी, वो एसोसिएशन ऐसी कुछ पर्पस के लिए फॉर्म हुई है। डन। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, एकदम फटाफट खत्म करते, कुछ है भी नहीं उसमें। विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन एंड विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, मिल रहा है ना? उसके बाद वाला क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम। हाँ, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, उसमें सेकेंड टाइप पहले कर, फॉर फिक्स पीरियड मिला, तो पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर फिक्स पीरियड इज कॉल्ड अ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। दूसरा मतलब वहां पे फर्स्ट दिया वो पार्टनरशिप एट विल, मतलब नो पीरियड स्पेसिफाइड। जैसे फिक्स पीरियड में एक काम करते हैं, सपोज 5 साल के लिए हमने बिजनेस किया, 5 साल एक साथ आ गए, 5 साल में प्रॉफिट हो लॉस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बंद कर देंगे। अगर हमने हमारे फर्म के एग्रीमेंट में कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। उस केस में क्या होगा कि कोई भी पार्टनर अपने विल से, मर्जी से फर्म को डिसॉल्व कर देगा, कोई भी एक पार्टनर भी बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देगी, नोटिस तो देनी पड़ेगी ना कि मुझे बंद करवानी है, बंद करवा सकता है बिजनेस को, एक पार्टनर भी करवा सकता है। सर बाकी पार्टनर्स को कंटिन्यू करना है तो नया फर्म स्टार्ट करो, कौन ना बोल रहा तुमको नया फर्म स्टार्ट करना, तुम कर सकते हो, लेकिन अभी फर्म डिसॉल्व कर दो और मुझे मेरा शेयर दे दो, मुझे मुक्त कर दो, बाद में तुमको जो करना है करो। पार्टनरशिप एट विल। विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, बहुत ज्यादा सिंपल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म विच इज फॉर्म फॉर पर्टिकुलर एडवेंचर और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और पर्टिकुलर वेंचर, वो वेंचर खत्म, पार्टनरशिप खत्म। जैसे ब्रिज बनाने के लिए एक साथ आ गए, ब्रिज खत्म, बांध के खत्म, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, खत्म, इतना सिंपल है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, वो तो तुमको पहले से पता है क्या होती है, उसमें कंटेंट्स है। अब कितने कंटेंट्स है, कुछ 12 है, तो 12 थोड़ी याद रहेंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे याद रह सकते हैं, 7-8, और इसके ऊपर नहीं पूछते क्वेश्चन, क्योंकि इतना सिंपल है कि कोई भी लिख लेगा। पार्टनरशिप डीड, व्हाट पार्टनरशिप डीड शॉर्ट नोट, 99.999% चांस है कि नहीं आएगा,
इतना लो प्रॉफिट, और अगर आ भी गया तो भी हम लोग खुद ही लिख सकते हैं। उसमें क्या है, वो एक करके पढ़ लो, तुमको खाली लास्ट नहीं समझेगा, बाकी सब तुमको समझ में आ ही जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि अकाउंट में सब कुछ हो गया है। एक्सपल्शन पहली बार सुना हो, पार्टनर को निकाल देना, वो तो आने ही वाला है यूनिट 2 में होगा। एक्सपल्शन मतलब टू रिमूव, रस्टिकेट करते हैं ना कॉलेज से, स्कूल से वगैरह, तो उसका दूसरा वर्ड एक्सपल्शन, एक्सपेल करना। आने वाला है वापस सिलेबस है, इस यूनिट में नहीं है। फिर आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, सॉरी और कुछ है? नहीं, 12th पॉइंट में क्रॉस ब्रीच है। ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी ब्रीच किया और फ्रॉड किया। ग्रॉस का मीनिंग कुछ नहीं है, नियर शेयर कुछ नहीं, जनरल टर्म। क्लियर ब्रीच बोल सकते हैं ग्रॉस का मतलब। टाइप्स ऑफ, क्या हुआ डाउट? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव, ये पता होगा ना, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, लाइबिलिटी, ये सब आता है। हाँ तो बस एक सेकंड, अकाउंट में सब हो गया होगा, तुम सब पढ़ लो। होल्डिंग आउट, वो भले तुमको अकाउंट्स में हुआ है, वो भी मुझे करवाना है। होल्डिंग आउट का मतलब, सुन ना, बाकी सब करने की जरूरत नहीं। इनकमिंग मतलब एडमिशन, आउटगोइंग मतलब रिटायरमेंट, रिटायरिंग पार्टनर। पार्टनर होल्डिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट अ पार्टनर। पार्टनर नहीं है, ये बात पहले समझ लो, पार्टनर नहीं है, लेकिन लोगों को बताता है कि वो पार्टनर है, उसको एस्टॉपल भी बोलते हैं। सो ही represents the outside world that he is a partner, and on believing such statement, suppose any third person gives loan to the firm, then this partner is also liable. आप पार्टनर थे ही, आपने स्टेटमेंट किया सर, आपके स्टेटमेंट पे भरोसा करके मैंने फर्म को लोन दिया, अब आप भरोगे, और मैं तो फर्म में पार्टनर नहीं हूं, तो झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने की सजा है, बाद में इनसे वसूल कर लेगा ना सर, लेकिन मैं तो आप ही से वसूल करूंगी कि आपके भरोसे मैंने फर्म को लोन दिया। समझा? या सुन, पार्टनर रिटायर होने के बाद पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है रिटायरमेंट की, ताकि लोगों को पता चले कि मैं फर्म में पार्टनर नहीं हूँ। अगर मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो भले मैं रिटायर हो चुका तो मतलब पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे लायबल रहूंगा लाइक अ नॉर्मल पार्टनर, उसको होल्डिंग आउट बोलते हैं। अब दोनों तो अलग है सर, नहीं, दोनों में कॉमन चीज है कि पार्टनर नहीं है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, पार्टनर है, तो वो होल्डिंग आउट माना जाएगा। होल्डिंग आउट समझो, उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता, उसको खाली लाइबिलिटी फेस करनी पड़ती। इसका उपाय बाहर मुंह मत खोलो फालतू में। दूसरी बात, रिटायर हो जाओगे तो चुप मत रहो, पब्लिक नोटिस देके रिटायर हो जाना। पढ़ लो प्लीज, और खत्म। इसमें वही होता है ना कि योर कैपिटल इज स्टिल इन द बिजनेस, ये वो वाला नहीं, वो बोर्ड में दिया था, वो बोर्ड्स में था, वो क्वासी पार्टनर ऐसा कुछ जो तुमने बोला है वो। नहीं, वैसा कुछ टाइप नहीं है, वैसा कुछ भी टाइप नहीं दिया है। वो क्वासी पार्टनर या क्वासी पार्टनर बोर्ड में दिया था, इधर दिया ही नहीं है, करो भी मत। सीएस कोई इंस्टीट्यूट इसको कवर नहीं करता, वो पार्टनर, ये परफेक्ट है। पार्टनर पे होल्डिंग आउट होना ही चाहिए। ऑल्सो पार्टनर बाय एस्टॉपल, पेपर में ऐसा आ गया पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो वो और होल्डिंग आउट सेम। अंदर लिखा भी है, देख, फर्स्ट लाइन एस्टॉपल। ये पढ़ना अभी, कैजुअली मत लेना, अभी इधर पढ़ना, डाउट है तो इधर पूछना, फिर खत्म। अगर वो रिटायर हो गया तो अनाउंस करता फिर कौन है? अनाउंस किया तो बात ही खत्म, तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। तुमने अनाउंसमेंट पब्लिक नोटिस नहीं सुना, वो तुम्हारी गलती। तो होल्डिंग आउट को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, मगर लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। एक्चुअली वो बॉक्सेस दिए ना, उतना पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है, और एग्जांपल्स कवर कर, वो जो बॉक्सेस है ना, वो उतना कर लो, फिर सेंटेंस मत करो पागल की तरह। एग्जाम्पल जो दो दिए वो अच्छे से कर लो, दोनों एग्जाम्पल समझ जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अभी फिर कुछ करने की जरूरत नहीं।
दोनों एग्जाम्पल पढ़े भैया? हाँ फिर ठीक, बस वो उतना बॉक्स वाला पार्ट और दोनों एग्जाम, बस उतना समझ में आ गया, बात खत्म। होल्डिंग यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। 2 को थोड़ा टाइम लगेगा, वो लंबा है। 3 अगेन छोटा ही है, 3 छोटा है। अगर किसी ने एक्नॉलेज किया तो वो उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर कर सकते हैं, वो फॉर्म से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तुम सोचो ना, इसने मेरे पे भरोसा करके लोन दिया तो मुझे ही पकड़ेंगे, वो फॉर्म के पास नहीं जाएगी। सर आप आपकी वजह से तो मैंने लोन दिया था, अगर आप तो इधर कर सकते हो, दोनों देना तो पैसा किसको मिला, तो तुमको भरना पड़ेगा नहीं। पर सर आपने एग्जाम का पार्टनर नहीं हो, लेकिन आपने लिया, बट आपने आप उसके पता से चले गए आपने, तो नहीं तो मेरे अगेंस्ट केस करेगी इसलिए नहीं। बट आप लेकिन प्रॉब्लम बात नहीं, आगे आएगा, टेंशन मत, सेम पार्टी वापस आने वाला, पक्का आने वाला, यूनिट 2 में आएगा। हाँ बंद करो, नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा।